बेटसन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे कौन है? बेटसन। बेटसन। अब बेटसन के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है? बेटसन के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है? ध्यान देना, इन्होंने कुछ टर्म दिए थे। क्या दिए थे बेटा? इन्होंने कुछ टर्म दी थी, कुछ शब्द दिए थे। वो शब्द आपको क्या होना चाहिए बेटा? पता होने चाहिए। एक तो इन्होंने कौन सी टर्म दी थी? जेनेटिक्स। इन्होंने कौन सा टर्म दिया था? जेनेटिक्स, बोले तो आनुवांशिक। ठीक है, इन्होंने एक कौन सी टर्म दी थी बेटा? जेनेटिक्स दी थी। इसके अलावा इन्होंने एलील, एलील टर्म दी थी। एलील को हम क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। अब एलील क्या होता है वो तो हम लोग आगे जाके नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि एलील क्या होता है। अभी सिर्फ हम लोगों को इतना ध्यान देखना है कि बेटसन ने कौन सी टर्म दी थी? एक जेनेटिक्स दी थी और एक एलील दी थी। एलील क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था? होमोजाइगस, और एक दिया था इन्होंने हेटेरोजाइगस। ये इन्होंने टर्म दिए थे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? समजात, और इसको क्या बोलते हैं? असमजात लक्षण, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म दी थी, जेनेटिक्स, एलील, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टर्म किसने दी थी? बेटसन ने दी थी। ठीक है, इसके अलावा एक साइंटिस्ट हमारे पास और हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वो भी हमको पता होना चाहिए। तो एक है ए गेरार्ड। ए गेरार्ड, इसे बोलते हैं हम बेटा फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। अब देखो, हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला? अपन ने मेंडल को बोला। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसको बोला? अपन ने ए गेरार्ड को बोला। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, किसको बोला? अपन लोगों ने मॉर्गन को बोला। अब देखो, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी तो कोई होगा ना, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हमारे पास कौन है? बेटसन। तो इसको भी हम लिख देते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये कौन है हमारे पास? बेटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? बेटसन है। इन्होंने कुछ टर्म दी, जेनेटिक्स दिया, आनुवांशिकी, एलील, युग्म विकल्पी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये टर्म भी इन्होंने दी। ठीक है, इसके अलावा ए गेरार्ड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इसको बोला जाता है। इन्होंने एक डिजीज के ऊपर बेटा स्टडी किया था, उसे बोलते हैं अल्केप्टोन्यूरिया डिजीज। अल्केप्टोन्यूरिया डिजीज, अल्केप्टोन्यूरिया रोग। इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं, अल्केप्टोन्यूरिया रोग। ठीक है, इसे काला मूत्र रोग भी बोला जाता है। इसे और क्या बोला जाता है बेटा? काला मूत्र रोग भी इसे बोला जाता है। काला मूत्र रोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लैक यूरिन डिजीज। ब्लैक यूरिन
ब्लैक यूरिन डिजीज भी हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज? ब्लैक यूरिन डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अल्केप्टोन्यूरिया के अंदर जो यूरिन का कलर होता है ना, वो कैसा हो जाता है आपके पास? ब्लैक कलर का आपके पास यहां पर यूरिन क्या होता है? पास होता है। इस कारण इसे हम काला मूत्र रोग या फिर ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके यहां पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था कि 1 मेटाबॉलिक जीन 1 म्यूटेंट ब्लॉक। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो बेटसन के बारे में बात हो गई, गेरार्ड के बारे में बात हो गई, मॉर्गन के बारे में बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मेंडल के बारे में वहां पर हम लोगों ने देखा था कि उसे हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। अब देखो जेनेटिक्स के बारे में आपके पास मेंडल थे ना, मेंडल के बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूं, ओरली बता देता हूं, आप लोग साथ में उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडल का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था बेटा? 1822 के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के अंदर। तो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि जो मेंडल का जन्म है वो मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822 के अंदर हुआ था, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बेटा ब्राइट डिजीज के कारण हुई थी। ब्राइट डिजीज जो कि गुर्दे की बीमारी है, लीवर की बीमारी आपके पास, सॉरी गुर्दे की बीमारी या किडनी की जो बीमारी है उसके कारण हुई थी। तो ब्राइट डिजीज के कारण 1884 के अंदर क्या हुई थी? मेंडल की मृत्यु हुई थी। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को नोट आउट कर लेने हैं कि मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822 के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई थी? 1884 के अंदर हुई थी। और ब्राइट डिजीज जो कि गुर्दे की बीमारी थी उसके कारण इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मेंडल के बारे में, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। मेंडल के बारे में, और मेंडल के किसके बारे में? एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, या हम बोल सकते हैं हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं मेंडल। और मेंडल ने सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन से ईयर में किए थे? इन्होंने किए थे 1856 से 1863 तक इन्होंने क्या किए थे? स्टडी की थी। ठीक है, कितने? इन्होंने 1856 से लगा के 1863 तक इन्होंने क्या किया था बेटा? स्टडी किया था। ठीक है, किस पर स्टडी की थी? स्टडी ऑन, इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, स्टडी की थी किस पर? पाइसम सटाइवम पर, यानी कि उद्यान मटर पर। किस पर स्टडी की थी? उद्यान मटर पर, जिसे का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। आप लोगों को याद रखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं पाइसम सटाइवम। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? पाइसम सटाइवम। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? पाइसम सटाइवम। सटाइवम। ठीक है, तो ध्यान रखना है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? उद्यान मटर। अब ध्यान देना, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो 2n बराबर कितने थे बेटा? 2n बराबर कितने थे? 14 थे। कितने थे? 2n बराबर 14 थे। ठीक है, इसकी टोटल जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी वो कितनी थी? मेंडल ने ली थी 14 ली थी। तो ध्यान रखना इसकी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी कितनी ली थी? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज जो ली थी वो कितनी ली थी बेटा? इसने 14 ली थी। ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है। तो अध्ययन किस पर किया? मटर उद्यान पर किया। साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n बराबर 14 है। इन्होंने जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी ली थी वो कितनी ली थी? 14 ली थी। अब कुछ रीजन होंगे कि मेंडल ने मटर को ही क्या किया बेटा? सेलेक्ट किया। क्यों किया? कुछ कारण है। सबसे पहला कारण मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला कारण मैं यहां पर बेटा आपके सामने लिख रहा हूं।
एक तो बेटा ये क्या होता है, साल भर आसानी से ग्रो करता है, ठीक है, तो पूरे वर्ष भर क्या करता है बेटा, ग्रो करता है, ग्रो करता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इजीली ग्रो थ्रू ईयर, ठीक है, पूरे साल इसको किसी भी टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो लाइफ स्पेन होता है, क्या होता है बेटा, लाइफ स्पेन होता है वो क्या होता है बेटा, आपके पास शॉर्ट होता है, ठीक है, अल्प जीवन काल होता है इसका, अल्प जीवन काल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर 7 पेयर आपके पास पेयर क्या होते हैं बेटा, आपके पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड प्रेजेंट होते हैं, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड आपके पास क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, मैं यहां पर लिख देता हूं, 7 विपरीत विपरीत विभेद वाले क्या होते हैं बेटा, यहां पर लक्षण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखो यहां पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने क्या लिखा है कि यहां पर 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर आपके पास ट्रेड होते हैं, 7 विपरीत विभेद वाले क्या होते हैं, यहां पर लक्षण क्या होते हैं हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, मतलब 7 जोड़े हैं, मतलब टोटल कैरेक्टर कितने हैं, टोटल हमारे पास विपरीत विभेद वाले लक्षण कितने हैं, वो हमारे पास कितने हो गए बेटा, 14। तो 14 क्या हो गए यहां पर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड या विपरीत, या हमारे पास क्या हो गए विपरीत विपरीत विभेद विपरीत विभेद वाले क्या हो गए, लक्षण हो गए। और ये क्वेश्चन आपके पास आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड के अंदर कि मेंडल ने जो कॉन्ट्रास्टिक ट्रेड लिए थे वो कितने लिए थे, 7 पेयर, जोड़े में तो कितने आएंगे 7, परंतु अगर हम देखें तो सिंगल कितना आएगा आपके पास 14, 14 विपरीत आपके पास क्या लिए थे, इसने विभेद वाले लक्षणों को क्या किया था, सेलेक्ट किया था। इसके बाद देखो आपके अंदर जो आपके पास टी होता है, पाइसम सटाइवम होता है, पाइसम जो सटाइवम होता है इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन भी होता है और क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, और एक क्या होता है हमारे पास, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। जिसके कारण क्या हुआ था कि मेंडल को अगर कोई भी आने वाली पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सेल्फिंग करानी होती थी तो इजीली सेल्फिंग करा लेता। अगर उसको क्या करना होता, किसी जनरेशन को किसी अदर दूसरी जो आपके पास ब्रीड है उससे बेटा हाइब्रिड कराना होता था तो वो क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू करवा लेता था। अब क्रॉस पोलिनेशन में भी आपके पास टेक्निक्स आती हैं जैसे कि विपुंसन, इमस्क्यूलेशन, ठीक है, ये मैं आपको ओरली बोल के बताता हूं कि इमस्क्यूलेशन या विपुंसन तकनीक क्या होती है, क्योंकि आपके काम की इतनी है नहीं सेकंड ग्रेड के अंदर, फिर भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये कुछ वर्ड हैं, एक तो होता है विपुंसन, विपुंसन, ठीक है, इमस्क्यूलेशन, और एक होता है हमारे पास बेगिंग, ठीक है, बोरा वस्त्र हरण। ये क्या होते हैं, देखो विपुंसन में क्या होता है, जब मेंडल को क्रॉस पोलिनेशन कराना होता है ना तो वो क्या करता है, स्टेमन्स को कट करता है, ठीक है। एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर क्या है, देखो हमारे पास जो आपके पास पाइसम सटाइवम है ना, ये आपके पास बाइसेक्सुअल है, इसके अंदर फीमेल फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, स्टेमन भी है और ओवरीज भी है, जिसके कारण नेचुरली इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, स्व परागण पाया जाता है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, स्व परागण बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई। और क्रॉस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, पर
परागण बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो मटर के अंदर प्राकृतिक रूप से तो क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है, क्योंकि एक ही प्लांट पर क्या होता है, मटर के अंदर एक ही प्लांट पर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और क्या होता है बेटे आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ठीक है, इसके कारण इसमें क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। परंतु जब मेंडल को क्या करना था, क्रॉस पोलिनेशन कराना था, पर परागण कराना था, तो उसने क्या कर दिया, फ्लावर का विपुंशन कर दिया, मतलब उसके स्टेमन को ठीक है कट कर दिया, जिसके कारण फ्लावर किस में बदल गया, आपके पास फीमेल फ्लावर के अंदर बदल गया। इसके बाद क्या किया कि जिस फ्लावर का पोलेन ग्रेन परागकण उस फ्लावर आपके जिसको फीमेल के रूप में यूज कर रहा था, मादा पुष्प के रूप में यूज कर रहा था, उस पर आकर डाल दिया दूसरे फ्लावर का परागण, तो फिर वो क्या हो गया, क्रॉस पोलिनेशन आपके पास हो गया। तो अब मेंडल के बारे में देखो, स्टडी की कब की थी, 1856 से लगाकर 1863 में की थी। स्टडी किस पर की थी, मटर उद्यान पर की थी। साइंटिफिक नेम क्या था, पाइसम सटाइवम था। ये क्या था बेटा, इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट थे, बाइसेक्सुअल था, द्विलिंगी पुष्प थे, द्विलिंगी क्या था, ये पुष्प था। गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 2n बराबर कितनी थी, 14 थी। ठीक है, इसने टोटल ट्यूब ब्रीडिंग वेराइटी जो ली थी वो कितनी ली थी, 14 ली थी, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके सेलेक्ट करने का रीजन क्या था कि इसने वर्ष भर क्या कर सकता है, ये प्लांट इजीली ग्रोथ कर सकता है। इसके अलावा इसका जो जीवन चक्र होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसका जीवन चक्र क्या कैसा होता है बेटा, कम होता है। 7 इसमें कॉन्ट्रास्टिंग पेयर क्या थे बेटा आपके पास प्रेजेंट थे, 7 विपरीत विभेद वाले लक्षण क्या थे, पेयर के अंदर क्या थे, उपस्थित थे। अगर वैसे देखें तो कितने थे, 14 थे। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, नेचुरली आपके पास क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन, और हम इसको आर्टिफिशियली क्या करा सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी इसके अंदर करवा सकते हैं। एक विपुंसन तकनीक थी, मैंने आपको ओरली बता दिया, इतना कोई भी आपके पास ये जरूरी नहीं है। अब हम जो मेंडल के 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे इनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखो वो कौन कौन से थे, नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं। 7 पेयर हैं, तो यहां पर तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, लक्षण। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लक्षण। यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रभावी लक्षण। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, प्रभावी लक्षण। और यहां पर क्या लिखूंगा मैं, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण। क्या बात समझ में आ रही है? इसको तो करेक्टर बोलेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेसेसिव करेक्टर। रेसेसिव करेक्टर, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रेसेसिव करेक्टर। ठीक है, अब देखो पहला जो हमारे पास करेक्टर है वो कौन सा है, वो हम यहां पर लिख लेते हैं, स्टेम हाइट। स्टेम हाइट। सेकंड क्या करते हैं अपन, पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर। थर्ड हम क्या करते हैं, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर। थर्ड हम क्या लिखते हैं, फोर्थ हम क्या लिखते हैं, पोड शेप। पोड शेप। फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, पोड कलर। फिर हम क्या लिखेंगे, सीड शेप। सीड शेप। और 7th क्या लिखेंगे, सीड कलर। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, ये हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। हिंदी भी मैं इनको लिख देता हूं। पहला जो हमारे पास है इसको तो हम क्या बोलेंगे, स्टेम मतलब तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई।
इसे क्या बोलेंगे? पुष्प की स्थिति। इसे क्या बोलेंगे हम? पुष्प की स्थिति। इसे हम क्या बोलेंगे? पुष्प का कलर। इसे हम क्या बोलेंगे? पुष्प का कलर या रंग। इसे हम क्या बोलेंगे? फली की आकृति। इसे हम क्या बोलेंगे? फली की आकृति। इसे हम क्या बोलेंगे? फली का रंग। फली का रंग। इसे हम क्या बोलेंगे? बीज की आकृति। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बीज का रंग। ठीक है, तो ये 7 हमारे पास क्या हैं? कैरेक्टर्स हैं, और इनके अंदर प्रभावी लक्षण कौन से हैं और अप्रभावी लक्षण कौन से हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। उससे पहले मैं बेटा पानी पी लेता हूं, क्योंकि मैं लगातार क्या ले रहा हूं? आपकी क्लास ले रहा हूं। चलो जी, ठीक है, तो अपन लोगों ने यहां पर पढ़ लिया था। तो एक हमारे पास क्या है? प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण में तना क्या होगा बेटा? टोल होगा। कैसा होगा? टोल होगा। कैसा होगा? लंबा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और हमारे पास अप्रभावी लक्षण कैसा होगा बेटा? बोना होगा। कैसा होगा? बोना होगा। कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। कैसा होगा बेटा? आपके पास ड्वार्फ होगा। पुष्प की स्थिति कैसी होती है बेटा? आपके पास डोमिनेंट कैसी होती है? अक्सियल। अक्सियल बोले तो अक्षीय। और ये आपके पास कैसी होती है बेटा? टर्मिनल। टर्मिनल बोले तो निरक्षीय। क्या बात समझ में आ रही है? इसके अलावा पुष्प का रंग कैसा होता है बेटा? वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है, वॉयलेट होता है। और आपके पास अप्रभावी लक्षण क्या आ जाएगा? सफेद आ जाएगा। सफेद आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। इसके बाद फली की आकृति फूली हुई। फूली हुई, इन्फ्लेटेड। और यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा? आपके फली की आकृति क्या हो जाएगी? सिकुड़ी हुई। सिकुड़ी हुई। इसके अलावा फली का रंग आपके पास कैसा आ जाएगा बेटा? हरा आ जाएगा। हरा आ जाएगा बोले तो ग्रीन आ जाएगा। और हमारे पास कैसा आ जाएगा? येलो आ जाएगा, यानी कि पीला आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बीज की आकृति कैसे आ जाएगा बेटा? गोल आ जाएगा, राउंड शेप आ जाएगा। राउंड शेप आएगा। और यहां पर कैसा आएगा? हमारे पास सिकुड़ा हुआ। कैसा आ जाएगा? सिकुड़ा हुआ। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो सीड है, ये सीड का कलर कैसा होगा बेटा? येलो होगा, बोले तो पीला होगा। और हमारे पास ये कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग गलतियां क्या करोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। इससे पहले कि ये लक्षण है वो कौन कौन सी जीन पर हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक है। ये हमारे पास कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 4 पर होते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? 5 पर होता है। ये हमारे पास 7 पर होता है। और ये हमारे पास क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 1 पर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है हमारे पास? क्रोमोसोम नंबर की कौन सा क्रोमोसोम पर ये जीन क्या है? प्रेजेंट है। ये आप याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। क्रोमोसोम नंबर आप याद नहीं भी रखोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं इतनी बनती नहीं है। अब देखो आपसे गलती क्या करवाता आपसे एग्जामिनर, ध्यान से देखना। तने की जो हाइट है, तने की जो ऊंचाई है, वो सभी सही कर देते हैं। क्या कि बेटा जो प्रभावी लक्षण है वो तो लंबा है, अप्रभावी लक्षण है वो क्या है? बोना है। सभी लोग कर देंगे।
पुष्प की स्थिति, एक तो यहां पर आपको याद रखना है कि पुष्प की स्थिति प्रभावी अक्षीय है और अप्रभावी क्या है, निरक्षीय है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पुष्प का कलर सभी बता देंगे भाई, बैंगनी होता है, सफेद होता है। फली की आकृति फूली हुई, सिकड़ी हुई, ठीक है। इसके बाद पोड्स कलर, फली का रंग सबको ध्यान है, हरा होता है और पीला होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। यहां पर गलती कैसी होगी, क्योंकि आपके पास सीड कलर देगा और सीड कलर में देखो इसका बिल्कुल आपके पास क्या है, विपरीत है। सीड कलर में प्रभावी कौन सा है, येलो है, और अप्रभावी कौन सा है आपके पास, हरा है। तो इसको आपको ध्यान देने हैं। तो आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है कि कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा लक्षण अप्रभावी है, और कितने लक्षण लिए थे उसने, 7 लक्षण यहां पर मेंडल ने लिए थे, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर आपको ध्यान रख सकते हो कि कौन कौन से थे। जैसे कि मैं पूछूं तने की ऊंचाई कौन से क्रोमोसोम नंबर पर थी, 4 पर, ठीक है। मैं पूछूं पुष्प का रंग कौन से क्रोमोसोम नंबर पर था, 1 पर, ठीक है। तो आप यहां पर देखो कि जो मेंडल के जो 7 लक्षण थे ये कितने क्रोमोसोम्स पर क्या थे, प्रेजेंट थे। तो देखो बेटा ये दोनों नंबर सेम है, तो 1, ठीक है, ये भी सेम हो गया, 2, 3 और 4, मतलब टोटल 4 गुणसूत्रों पर यह जीन क्या थी, विद्यमान थी। तो आप ये पॉइंट में बोल रहा हूं, आप लिख लेना कि क्रोमोसोम के जो 7 लक्षण थे, 7 जोड़ी लक्षण थे जिस पर मेंडल ने क्या किया था, अध्ययन किया था, वो कितने गुणसूत्रों पर, कितने क्रोमोसोम्स पर क्या थे, प्रेजेंट थे। तो वो आपके पास 4 क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट थे। वो क्रोमोसोम थे 4, 1, 5 एंड 7, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे बेटा। अभी मेंडल के बारे में हम और भी जानेंगे कि मेंडल ने फैक्टर किसको कहा था, कारक किसको कहा था, कारक जोड़ी में होते हैं या अकेले होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं या सिंगल फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा हम बेटा हमारे पास जो डीएनए होता है उसके अंदर मतलब जीन क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, एलील्स के बारे में भी जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है बेटा। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बेटा लास्ट शब्द यही बोलूंगा मैं कि आपको अगर अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप कल्प क्लासेस से जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इंस्टाग्राम, आपके पास जो टेलीग्राम होता है उसके लिंक को आप फॉलो कीजिए, और वहां पर आपको कंटिन्यू इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सी क्लास कब होगी, ठीक है। तब तक के लिए जय भारत और जय हिंद।